फैसलाबाद शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर ना हो सका। 70 करोड़ से ज्यादा फंड सड़कों की बहाली के लिए जारी, लेकिन बहाली का काम इल्तवा का शिकार हो गया। इसके अलावा फैसलाबाद में अरसा दराज से हस्ता हाल सड़कों की बहाली न की जा सकी। महकमा हाईवे की जानिब से बेशतर रोड प्रोजेक्ट में गफलत बरती जाने लगी। हाईवे हुकाम की अदम दिलचस्पी से शहरी अजियत का शिकार हो गए हैं। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर ना हो सका। 70 करोड़ से ज्यादा फंड सड़कों की बहाली के लिए जारी, लेकिन बहाली के काम इल्तवा का शिकार हो गया। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में अरसा दराज से हस्ता हाल सड़कों की बहाली ही नहीं की जा सकी। महकमा हाईवे की जानिब से बेशतर रोड्स प्रोजेक्ट्स में गफलत बरती जाने लगी है। हाईवे हुकाम की अदम दिलचस्पी से शहरी अजियत का शिकार हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर ना हो सका, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, फैसलाबाद में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अरसा-दराज से खस्ताहाली का शिकार है। फैसलाबाद शहर के बेशतर सड़कों की ताहाल बहाली के काम सर अंजाम न दी जा सके और 70 करोड़ से ज़ायद जो है वो 12 से ज़ायद सड़कों के लिए फंड्स रखे गए थे, लेकिन ताहाल महकमा हाईवे काम की जानब से उन पर फंड यूटिलाइज ना कर सके। अगर हम बात करें तो फैसलाबाद की मुख्तलिफ सीसीज में जो है वो सड़कों और स्ट्रीट्स की बहाली के लिए जो है वो फंड जारी किए गए थे। इसी तरह जो है वो फैसलाबाद चनाब क्लब से कमालपुर इंटरचेंज तक सरगोदा रोड की बहाली के लिए 45 करोड़ के फंड्स रखे गए थे, लेकिन ताहाल हाईवे काम की जानब से इस जो प्रोजेक्ट पर जो है वो काम मुकम्मल किया जा सका, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किल का सामना है। इसी तरह दूसरी तरफ बात करें तो फैसलाबाद की सीसी एक में 7 करोड़ 57 लाख के फंड्स रखे गए थे। इसी तरह जो है वो गुजर बसीता मॉडल टाउन से मुलक्का रोड के लिए 8 करोड़ के फंड्स रखे गए थे और कमिश्नर ऑफिस की बैक साइड पे जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इस सड़क की बहाली के लिए जो है वो 13 करोड़ के फंड्स रखे गए थे, लेकिन ताहाल सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स और हाईवे काम की अदम तवज्जो के बायस यहाँ पर फंड्स खर्च न किए जा सके, जिसमें जो अरसा दराज से ये सड़कें इल्तवा का शिकार हैं। दूसरी तरफ सीसी 24, 25 और 26 में जो है वो 15 करोड़ के फंड्स न खर्च किए जा सके। खतीजा हॉस्पिटल था जो है वो टावर रोड की बहाली पर 9 करोड़ 60 लाख के फंड्स मुख्तर से जो है वो खर्च ना किए जा सके और इन तमाम नामजद सड़कों पर जो है वो पीएनडी और सीएनडब्ल्यू की जानब से फंड्स तो जारी किए गए, इस्तेमाल नहीं किए गए। इमरान बता रहे थे, शुक्रिया इमरान आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे झंग में फेस्को की सुस्ती, तरक्याती मंसूबे भी लटक गए हैं, फेस्को के खंबे आड़े आ गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल की इमरजेंसी की तामीर और ढक्का रोड को कारपेट करने का काम रुक गया है। डिप्टी कमिश्नर एक खंबे हटाने का काम शुरू करने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। कहते हैं काम शुरू ना हुआ तो निगरान वजीर आला और वजीर आजम पाकिस्तान को खत लिखेंगे। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह करें तफसीलात से। एक्सटेंशन और इसके साथ साथ जो भक्कर रोड की तामीर है वो अरसा दराज से रुकी हुई है और उसके ऊपर जहाँ जहाँ काम चल भी रहा है वो उसकी रफ्तार जो है वो उस हवाले से बेहतर नहीं, जिसके ऊपर जो है वो डिप्टी कमिश्नर झंग की जानिब से जो है मामले का नोटिस लिया गया है और फेस्को को इस हवाले से हिदायत की है कि फौरी तौर पर जो तनसीबात हैं उनको शिफ्ट किया जाए। हमारे साथ मौजूद भी से बात भी करते हैं। सर, क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या हिदायत की गई हैं ताकि ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बर वक्त मुकम्मल हो सकें? जी, बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। दूसरी हमारी बकर रोड भी ऑफकोर्स और DHK हॉस्पिटल तो बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि बेसिकली पहले ऑनगोइंग स्कीम्स जो थी उनकी फंडिंग का इशू था। अब रिसेंटली जो है फंडिंग आ चुकी है और दोबारा से मोमेंटम बन चुका है, तो फेस्को को सख्त हिदायत दी गई है कि वो फौरी तौर पे मंडे तक जो है एक जगह पे उन्होंने DHK हॉस्पिटल में जो उन्होंने फिक्सेशन करनी है अपनी वो कर लें और जहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर शिफ्ट कर लें। जबकि झंग रोड पे जो है ख़ासतौर पे जो हमारी झंग जो है बखर रोड पोल्स ऑलरेडी जो है अभी दरमियान में है, किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। उनको हदायत दे दी गई है कि विदिन वो 48 आवर्स जो है वो पोल्स को जो वहाँ से रिमूव करेंगे। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है ये भी बताया गया है कि अगर फेस्को इस हवाले से अमल दरामद नहीं करता तो फेस्को के हवाले से जो हैं वो जो आला अफसरान हैं। रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। झंग में मेगा स्पोर्ट्स मेले के लिए जिला काउंसिल की जानिब से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। माह जून में मुनक्किद होने वाले स्पोर्ट्स मेले के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। स्पोर्ट्स मेले में पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ स्पोर्ट्स क्लब्स और माया नाज खिलाड़ियों को मदऊ किया जाएगा। स्पोर्ट्स मेले के लिए माई हीर स्टेडियम और जमील शहीद पार्क समेत दीगर मकामात पर फ्लड लाइट समेत दीगर सहूलियात की तनसीबात मुमकिन की जाएंगी। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अवैस खान। अवैस, अपडेट कीजिएगा।
तो बिल्कुल जंग की तारीख में पहली बार जो है वो मेगा स्पोर्ट्स इवेंट का इनकाद किया जा रहा है जिला कौंसिल की जानिब से। इस हवाले से जो है जिला कौंसिल इस तमाम तर इवेंट को जो है ऑर्गेनाइज ना सिर्फ करेगी बल्कि इसके हवाले से फंड्स भी का इजरा भी मुमकिन किया जाएगा। चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल खालिक दादगाड़ में सर मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा इस तमाम तर प्रोजेक्ट के हवाले से जो है क्या समझते हैं इस हवाले से कितना फ़ायदा पहुँचेगा स्पोर्ट्स की फ़रोग की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जंग जो है उनकी डायरेक्शन पे जो है वो जंग में जो है वो स्पोर्ट्स मेला 23 जो है 2023 उसका इनकाद किया जा रहा है और इसमें 9 टोटल जो है वो इवेंट्स शामिल होंगे, जिसमें क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन, इसके अलावा कराटे और बॉडी बिल्डिंग और आर्चरी और इस तरह के तमाम जो है वो खेलें शामिल हैं। और इसको ये पूरा जून का महीना जो है वो इवेंट्स जो हैं वो चलते रहेंगे और उनके लिए कुछ जो है वो फ्लड लाइट्स का अरेंज किया जाएगा जो नाइट इवेंट्स होंगे और बाकी के लिए जो है वो खिलाड़ियों को जो है वो तमाम जो है उनके लिए स्पोर्ट्स का सामान वो भी प्रोवाइड किया जाएगा और जो सेमीफाइनल और फाइनल में जो है किट्स और इस तरह की चीज़ें जो है और वो प्रोवाइड की जाएंगी। इसी तरह जो है जितने उनके हमारे रेफरीज और एम्पायर्स होंगे उनकी जो है वो स्पेशल उनके लिए पैकेज उनको देंगे और इसके अलावा जितने भी हमारे प्लेयर्स होंगे उनको जो है वो बेहतर तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा और इसका मकसद यही है कि स्पोर्ट्स जो है उनको जंग में जो है वो बेहतर तरीके से प्रमोट किया जाए और लोगों में जो है वो एक ट्रेंड जो है उसको उजागर किया जाए इस वाले स्पोर्ट्स के वाले से। इसी तरह जो है फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में जो मेले में मुल्क भर से खिलाड़ी शरीक होंगे, खिलाड़ियों को तमाम तर सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाकामी, बड़े पैमाने पर कमर्शियल इमारतों और प्लाजों से कमर्शियल फीस वसूल न हो सकी। कॉरपोरेशन में बिल्डिंग इंस्पेक्टर न होने की वजह से फीस इकट्ठी करना भी मसला बन गया है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाकामी सामने आ गई है। बड़े पैमाने पर कमर्शियल इमारतों और प्लाजों से फीस वसूल न हो सकी। बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। बात करें यहाँ पर कॉरपोरेशन के हवाले से तो ये बड़ी नाअहली सामने आ रही है कि यहाँ पर जो कमर्शियल इमारतें हैं या कमर्शियल जो प्लाजे बनाए गए हैं वहाँ से फ़ीस वसूली में मुसलसल नाकामी का सामना और इस सिलसिले में बारहा रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि बड़ी तादाद में ऐसी कमर्शियल इमारतें मौजूद हैं कि जिनसे फ़ीस इकट्ठी नहीं की जा रही और ना ही की जा रही है और इस हवाले से नई बिल्डिंग्स भी बन रही हैं जिनसे भी अभी तक कोई भी फ़ीस इकट्ठी करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा सका। सिर्फ नई बिल्डिंग्स जो बनाई जा रही हैं उन पे इंस्पेक्टर्स जाकर थोड़ी बहुत सख्ती करते हैं जो उनकी हदूद में आती है। बाकी उसके अलावा जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स या प्लाजे बने हुए हैं उनसे भी फ़ीस वसूली के हवाले से कोई पैमाना ना बनाया जा सका और सबसे अहम ये वजूहत बताई जाती हैं कि यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में प्लानिंग इंस्पेक्टर्स ना होने के बराबर हैं और वहाँ पर क्लैरिकल अमला या जो वहाँ पर नायब कासद है उनको ही एडिशनल चार्ज दिए गए हैं यहाँ पर प्लानिंग ब्रांच के, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल सामने आ रहे हैं और वो महज अपने एडिशनल चार्ज अपडेट करने के लिए। अब्दुल रहमान हमें बता रहे थे गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी। अब्दुल रहमान ने हमें यह भी बताया कि कमर्शियल इमारतों और प्लाजों से कमर्शियल फीस वसूल ना हो सकी। कॉरपोरेशन में बिल्डिंग इंस्पेक्टर ना होने से फीस इकट्ठी करना बड़ा मसला बन गया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 4 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स कम हैं, कॉरपोरेशन हुक्काम का ऐसा कहना है। क्लर्क्स को इजाफी चार्ज सौंप दिए गए हैं, ऐसा कहना है। कॉरपोरेशन हुक्काम का बिल्डिंग इंस्पेक्टर ना होने से काम मुतासिर हुआ है। गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी। आपको अपडेट कर रहे हैं। आपने बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, इस हवाले से बता रहे थे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाकामी सामने आ गई है। कमर्शियल इमारतों और प्लाजों से कमर्शियल फीस वसूल ना हो सकी। कॉरपोरेशन में बिल्डिंग इंस्पेक्टर ना होने से फीस इकट्ठी करना बड़ा मसला। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 4 बिल्डिंग इंस्पेक्टर कम हैं। कॉरपोरेशन हुक्काम क्लर्क्स को इजाफी चार्ज सौंप दिए गए हैं। कॉरपोरेशन हुक्काम बिल्डिंग इंस्पेक्टर ना होने से काम मुतासिर। गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी। आपको बता रहे हैं क्लर्क्स को इजाफी चार्ज सौंप दिए गए हैं, ऐसा कहना है कॉरपोरेशन हुकाम का। बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स ना होने से काम मुतासिर हुआ है। गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी। पीपल्स कॉलोनी एक्सटेंशन, बटाला कॉलोनी, समनाबाद, गुलाम मोहम्मदाबाद, डी टाइप कॉलोनी के हजारों मकानात 16 साल बाद भी रेगुलराइज ना हो सके।
पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी बारहा पंजाब हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मरासला भी जारी कर चुकी है। तमाम कोशिशें बेसूद। आपको बता रहे हैं पीपल्स कॉलोनी एक्सटेंशन के हवाले से नकवी से फंसी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अदारे की कमजोरी है कि 16 साल गुजर जाने के बाद भी जो रेगुलराइज नहीं किए गए कई ऐसे मकान, इसका एक मुकम्मल प्रोसीजर होता है कि जितने भी सरकारी स्कीमों के अंदर बनाए गए मकानात हैं उनको एक वक्त के बाद रेगुलराइज करवाना पड़ता है, जिसके अंदर शहर भर की तकरीबन 4 से 5 मुख्तलिफ सरकारी स्कीमें हैं, जिनके अंदर पीपल्स कॉलोनी और पीपल्स कॉलोनी के साथ एक्सटेंशन है, जिसके अंदर बटाला कॉलोनी पहाड़ी ग्राउंड का इलाका आता है, और उसके साथ साथ जो जना कॉलोनी, गुलाम मोहम्मदाबाद और समनाबाद के इलाके शामिल हैं। और जितने भी इधर के रहायशी हैं इनको अलाट किए जाते हैं मकान और रेगुलराइज करवाने पड़ते हैं। लेकिन 2007 के बाद अब तक तकरीबन 16 साल का ये अरसा बनता है और महकमे की जानिब से एक भी मकान जो है 2007 के बाद रेगुलराइज नहीं करवाया गया। इसके मुताबिक अगर बात की जाए तो मरासले भी लिखे जा चुके हैं बारहा मुख्तलिफ अदवार के अंदर पंजाब हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, लेकिन किसी भी किस्म का जवाब नहीं आया। 16 साल गुजर जाने के बावजूद जो है वो रेगुलराइज नहीं हो पाए, जिससे महकमे की कारकर्दगी भी मुतासर होती है। बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, शहरी परेशान है। फसी अपडेट कर रहे थे। फसी, शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि हुकूमती ऐलान के बावजूद डेली कम अज कम उजरत में इजाफा न होने से वासा सीबीए यूनियन ने हुकाम को 5 रोज का अल्टीमेटम दे दिया। इसके अलावा चेयरमैन सीबीए यूनियन वासा कहते हैं वासा लाहौर समेत पीएचए और एफडीए में कम से कम उजरत 25,000 से बढ़ाकर 32,000 कर दी गई है, जबकि वासा फैसलाबाद में अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बात कर लेते हैं वकास बेग से। वकास, अपडेट कीजिएगा। हुकूमती ऐलान के बावजूद जो है डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा ना होने पर वासा फैसलाबाद में तमाम तर मुलाजमीन जो हैं वो खासे परेशान हैं, जिनका ये कहना है कि वासा लाहौर, पीएचए फैसलाबाद, एफडीए, एलडीए तमाम ही अथॉरिटीज़ के अंदर जो है वो डेली वेजेस वर्कर की सैलरी मिनिमम 25,000 से बढ़ाकर 32,000 कर दी गई है, लेकिन वासा फैसलाबाद के हवाले से नोटिफिकेशन जो है ताहाल मौसूल नहीं हो रहा है। इस हवाले से हुकाम को जो है वो अल्टीमेटम दिया गया है 5 रोज़ का कि अगर 5 रोज़ में तमाम तर डेली वेजेस मुलाजमीन की सैलरी ना बढ़ाई गई तो एहतजाज किया जाएगा। इस वक्त चेयरमैन वासा प्रेम यूनियन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। खालिद साहब, ये बताइएगा कि तमाम अदारों की अगर बात कर ली जाए, पीएचए फैसलाबाद में डेली वेजेस की मिनिमम जो है वो 25,000 से बढ़ाकर 32,000 कर दी गई है, क्या कहेंगे वासा में क्यों ऐसा किया जा रहा है कि वासा का डेली वेजेस जो है आज भी तनख्वाह के लिए परेशान है? जैसे कि हमने अपने इंतजामिया से, एमडी वासा से मुतालबा किया है कि हमारे जो वासा के डेली वेजेस हैं वो दिन रात काम करते हैं, दिन रात अपनी जानों के नजराने देते हैं। हमारा एमडी वासा से, इंतजामिया से मुतालबा है कि हमारे मुलाजमीन को भी 32,000 रुपया जो उजरत है ना, जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया है उसके मुताबिक हमारे मुलाजमीन को वर्क चार्ज डेली वेजेस मुलाजमीन है उनको भी 32,000 उजरत दी जाए, जैसा कि पीएचए में, एफडीए में उनको मिल गई है और हमें वासा में नहीं दी जा रही। हमारी इंतजामिया से अपील है कि वो हमारे मुलाजमीन को वर्क चार्ज डेली वेजेस मुलाजमीन हैं उनको 32,000 उजरत दी जाए, वरना अगर ना दी जाए तो हम फैसलाबाद में कम से कम उजरत 32,000 करने का अमल दरामद नहीं हो सका। वकास अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए एक के बाद एक बड़ा मसला। स्टेट बैंक के अहकामात की रोशनी में कमर्शियल बैंक के जुर्मानों ने एक्सपोर्टर्स को परेशान कर दिया है। मुकर्ररा तारीख में गाहक की जानिब से रकम की अदायगी न होने पर एक्सपोर्टर को ही जुर्माने के अहकामात जारी कर दिए। आलमी किसान बाजारी के जवाब पर ताखीर का शिकार होने पर परेशान एक्सपोर्टर्स को लेने के देने। आपको बता रहे हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए एक के बाद एक बड़ा मसला सर उठाने लगा है। स्टेट बैंक के अहकामात की रोशनी में कमर्शियल बैंक के जुर्मानों ने एक्सपोर्टर्स को परेशान कर दिया है। मुकर्ररा तारीख में गाहक की जानिब से रकम की अदायगी ना होने पर एक्सपोर्टर्स को ही जुर्माने के अहकामात जारी कर दिए गए। आलमी कसाद बाजारी के जवाब पर ताखीर का शिकार होने पर परेशान एक्सपोर्टर्स को लेने के देने पड़ गए हैं। बात कर लेते हैं, इसी हवाले से मौजूद है हमारे साथ मोहम्मद बिलाल डोगर। बिलाल, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं, जब ये इंटरनेशनल ऑर्डर्स देते हैं तो बैंक को एक डेट दी जाती है
ठीक है मैं 30 डेज में 60 डेज में जो पैसे हैं वो जमा करवा दूंगा, लेकिन आलमी कसाद बाजारी की वजह से कोविड के बाद से ये कसाद बाजारी जारी है, जिसपे आलमी जो ग्राहक हैं पाकिस्तान के टेक्सटाइल के वो लेट अदायगियां करे। जब लेट अदायगी होती है तो उसमें पहले अदायगियां होने पर जुर्माना नहीं था, लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक्सपोर्टर्स के ऊपर एक और तलवार लटका दी गई है कि अगर 30 दिन से लेट होंगे 3%, अगर 31 से 60 दिन तक लेट होंगे तो 6%, अगर 61 दिन से ज्यादा लेट हुए तो 9% जुर्माना जो है टोटल अमाउंट का वो पे करना होगा, जिससे एक्सपोर्टर जो इससे परेशान है। कुछ एक्सपोर्टर ये कहते हैं कि तारीख ज्यादा दी जा सकती है, लेकिन स्टेट बैंक के जो नुमाइंदगान हैं वो गाइड करने की बजाय जुर्माने करने पे लगे हुए हैं और कमर्शियल बैंकों ने इस हवाले से अमल दरामद शुरू कर दिया, जिसपे एक्सपोर्टर्स परेशान है कि ऑलरेडी कसाद बाजारी अगर ग्राहक के ऊपर जोर डालेंगे तो आने वाले आलमी ऑर्डर्स हमारे पास कम आएंगे, हमारी बरामदात जो है वो कम हो जाएंगी और पाकिस्तान पहले से मौशी बहरान से गुजर रहा है। अगर मौशी बहरान ये शदीद होगा तो हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन होगी और इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। तो हुकूमत वक्त से उनका मुतालबा था कि ये स्टेट बैंक को कहा जाए कि अपने बिलाल बता रहे हैं मुकर्ररा तारीख में ग्राहक की जानिब से रकम की अदायगी न होने पर एक्सपोर्टर्स को जुर्माने होंगे। बिलाल बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि महंगाई के वार पर वार जारी। लकड़ी की कीमतों में इजाफा, मुख्तलिफ इकसाम की लकड़ी 300 रुपए से 500 रुपए फी फुट तक महंगी हो गई। टिम्बर और आयरन मार्केट के ताजिर महंगाई के बढ़ने और कारोबार मुतासर होने से शदीद परेशान हैं। फजील अहमद हमारे साथ हैं। फजील बताइएगा। में इजाफे की वजह से कारोबार जो हैं वो मुसलसल मुतासर होते जा रहे हैं। लकड़ी की कीमतों में पिछले 15 रोज से अब तक 300 रुपये से 400 रुपये फी फिट इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से टिम्बर व आयरन मार्केट के ताजर जो हैं वो शदीद परेशान हैं। ताजरों का कहना है कि कारोबारी हालात की वजह से इस वक्त कारोबार जारी रखना जो है वो मुश्किल हो चुका है। टिम्बर व आयरन मार्केट हाजियाबाद शेखपुरा रोड के सदर मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा अशरफ मुगल, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी मिर्ज़ा साहब बताइएगा, लकड़ी की कीमतों में इजाफे के हवाले से क्या कहते हैं, कारोबार पर इसके क्या असरात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम 41 के शुक्रगुजार हैं को फैसलाबाद की बेहतर नुमाइंदगी करते रहते हैं। गुजारिश है कि लकड़ी का कारोबार जो है ना, लकड़ी बाहर से इंपोर्ट होती है और डॉलर पे बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करते हैं। डॉलर का रेट बहुत ऊपर जा रहा है, उसकी वजह से लकड़ी इंतहाई महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और लकड़ी महंगी होने की वजह से कारोबार ना होने के बराबर हैं। ये मजदूर कारोबार बिल्कुल बंद होकर रह गया है। इसमें सिर्फ डॉलर का प्रॉब्लम है। अगर गवर्नमेंट डॉलर को कंट्रोल कर लेगी तो शायद लकड़ी सस्ती होगी, अगर डॉलर नहीं कंट्रोल होगा तो ये लकड़ी कंट्रोल नहीं होगी। बिल्कुल ताजिरों के साथ मौजूद थे, बहुत परेशान है ताजिर। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर दें आपको, जहां के अस्पताल में पर्ची माफिया सरगर्म हो गया है। अस्पताल इंतजामिया ने घुटने टेक दिए हैं। पर्ची माफिया मोटरसाइकिल पर 30 रुपए से 40 रुपए वसूल करने लगा है, जबकि अस्पताल में आने वाले एम्बुलेंसेज से भी पर्ची ली जाने लगी। मरीज और लवाहिकीन दोहरी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। आपको बता रहे हैं मरीज और लवाहिकीन दोहरी परेशानी का शिकार हो गए हैं, जहां के अस्पताल में पर्ची माफिया सरगर्म है। अस्पताल इंतजामिया ने घुटने टेक दिए। पर्ची माफिया मोटरसाइकिल पर 30 रुपए से 40 रुपए वसूल करने लगा, जबकि अस्पताल में आने वाली एम्बुलेंसेज से भी पर्ची माफिया सरगर्म है। मरीज और लवाहिकीन दोहरी परेशानी का शिकार हो गए हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं वसीम मजीद से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में पर्ची माफिया सरगर्म हो गया है। पर्ची माफिया की जानिब से मोटरसाइकिल स्टैंड पर जो है वो ओवर चार्जिंग की शिकायत मसूल हो रही हैं। जबकि अगर बात की जाए ओवर चार्जिंग के हवाले से तो यहाँ पर जो पर्ची की फीस इस पर्ची पर दर्ज है वो 10 रुपये है, लेकिन यहाँ पर जो वसूल की जा रही है वो 20 रुपये, 30 रुपये और रात के औकात में जो है वो 50 रुपये तक जो है वो वसूल किए जा रहे हैं, जिसके बायस ना सिर्फ मरीज मुश्किलात का शिकार हैं, इसी के साथ उनके साथ आने वाले लवाहिकीन जो है वो दोहरी अजियत का शिकार हो गए हैं। एक जानिब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जो मरीजों को मुश्किलात का सामना है और दूसरी जानिब जो है वो लवाहिकीन भी इस पर्ची माफिया की जद में आ गए हैं। जबकि अगर बात की जाए एम्बुलेंसेज की तो एम्बुलेंसेज से भी जो है वो ये पर्ची माफिया सरगर्म होने के बाद एम्बुलेंसेज से भी इजाफी चार्जेस वसूल करने लगा है। 50 रुपये फी एम्बुलेंस से वसूल किए जाने लगा है, जिसके बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ कोई लवाहिकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कितनी फीस यहाँ पर चार्ज की जा रही है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं निहायत मशकूर हूँ
आप सब लोगों का कि आप सब लोगों ने गरीबों को सुना, पजीराई की। तो बात यह है कि आपके सामने आप देख सकते हैं कि पार्किंग जो है वो गलत हुई है और इस पार्किंग के बदले में उन्हें कुछ ना कुछ बख्शीश मिली है तो तब उन्होंने करने दी है। अदरवाइज अगर गरीब कोई आपने लेके आता है तो उसे फौरन वहाँ से भगा दिया जाता है, इवन देन के बंदे को खड़ा भी नहीं होने देते, क्योंकि उन्होंने मोटरसाइकिल की गुंजाइश निकालनी होती है और उससे उन्होंने ओवर चार्ज लेना होता है। तो खुदारा मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने MS साहब से कि वो मेहरबानी करके चक्कर लगाया करें, अगर कोई इनलीगल चीज़ हो रही है तो उसकी फ़ौरन वो सब अपना रिपोर्ट भी करें और उनको हिदायत भी करें कि आइंदा ऐसा ना हो। और हम लोग खड़े हो के सूख जाते हैं धूप पे, साए वाली जगह पे इन्होंने अपनी मोटर बाइक वगैरह और गाड़ियां वो लगाई होती हैं और एम्बुलेंस वगैरह भी आके घंटा घंटा खड़ी रहती है, तब जाके मरीज अंदर शिफ्ट होता है। ये बात बिल्कुल यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ कुछ और लवाहिकीन मौजूद हैं। आप बताइएगा कितनी यहाँ पर फीस चार्ज की जा रही है और ख़ास तौर पर जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं अपने मरीज़ यहाँ पर छोड़ने आती हैं उनसे कितने पैसे वसूल किए जा रहे हैं? यहाँ पर जो सरकारी कीमत है वो 10 रुपये पर्ची पर लिखी हुई है, जबकि 20 से 30 रुपये ओवर चार्जेस कर रहे हैं। जब भी कोई मरीज़ आता है यहाँ पे गाड़ी छोड़ कर जाना तो उसको 50 रुपये लेते हैं, जबकि यहाँ पर एमरजेंसी ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे बंदा जूता पहनना भी भूल जाता है और ये लोग इतने सरगर्म हैं कि उससे भी 50 रुपये वसूल कर लेते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो शदीद परेशानी में शहरी आते हैं, जिसके बायस जो है यहाँ पर पर्ची माफिया की अस्पताल के बाहर मौजूद है। सरकारी रेट 10 रुपए है, जबकि पार्किंग माफिया 30 से 40 रुपए वसूल कर रहा है। शुक्रिया आपका। चिन्योट में दरिया चनाब पर बने हुए पुल पर हिफाजती जंगला जगह जगह से गायब, पुल से दरिया में गिरने के खदशात बढ़ने लगे। इसके अलावा सैर के लिए आने वालों का हिफाजती जंगला फौरी मुरम्मत करवाने का मुतालबा सामने आ गया है। वकार घुमन हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा वकार। आज चिन्योट में दरियाए चनाब पर ये रेल ब्रिज है जिसके ऊपर जो हिफाजती जंगले लगाए हुए हैं वो जगह जगह से टूट चुके हैं, बिल्कुल मौजूद नहीं है। आने वाले दिनों में यहाँ से लाखों क्यूसिक पानी गुजरेगा और बड़ी तादाद में लोग इस पुल पर आते हैं पानी देखने के लिए, पिकनिक के लिए। बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, लेकिन जगह जगह से ये जंगले टूटने की वजह से खतरनाक सूरत हाल बनी हुई है। इस वक्त जिस मैं जगह पे खड़ा हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जंगला बिल्कुल भी नहीं है और खुदा न खास्ता कोई भी शख्स ऐसे नीचे देखते हुए या तस्वीर बनाते हुए यहाँ से नीचे गिर सकता है और नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है। ये सूरत हाल इस तरह की इस पूरे ब्रिज पर मुख्तलिफ मुकामात पर है। लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, आपने भी देखा है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी सर, ये जगह जगह पर टूट फूट का शिकार है ये ब्रिज, तो बच्चे वगैरह भी आते हैं यहाँ पर, तो तस्वीर लेते हुए कोई भी गिर सकता है क्योंकि पीछे नीचे गहराई बहुत है और इसका कोई इंतजामिया भी नोटिस ले और इसका सही भी इसका कोई हल निकाले। इंतजामिया नोटिस ले, वकार बता रहे थे। शुक्रिया आपका।